हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चलते हैं जहाँ पे हमें समझ आएगा डिसिप्लिन गैप, टाइम वर्सेस इमोशंस। मैंने नोटिस किया है कि दूसरे लोग जिन्हें कि हम सब नोट कर रहे होते हैं, वो डिसिप्लिन से काम करते हैं क्योंकि उनका राज ये नहीं कि वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बल्कि ये है कि उनका रूटीन मैकेनिकल है। इमोशंस का इंतज़ार नहीं करते पढ़ने के लिए। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, पढ़ते टाइम ये कुछ रहेगा, बर्नआउट हो जाता है इसीलिए। तो पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की है कि ताकि नर्वस सिस्टम को डिसिप्लिन, जैसे हम मेंटली सही रहें और हम गुलाम ना बने इमोशंस के। हम बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में डूबे होते हैं, वो एक ऐसा एडिक्शन है जो हमें वापस ही नहीं आने देता। सही है ना? तो नेगेटिव कॉल करना ही ज़िंदगी में काम आएगा, बिल्कुल सही। जो दुख देखे हैं वो इमोशनल ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी के टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं। जो लोग सिर्फ बैलेंस में रहे उन्हें इतनी गहरी समझ कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको मिल रही है। ग्रेचुटी का फ़ायदा तभी है कि जब आप सेक्शन 10 एग्जामेशन की तरह एग्जेम्प्ट कर दें, एग्जाम्प्ट की तरह एग्जामेशन अपने दिमाग से पुराने बोझ को निकाल कर आगे बढ़ें। बोझ तो नहीं है, पर काम के लिए मुझे लगता है ये चीज़ कर निकालनी पड़ेगी। जैसे हम स्टडी क्या कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, ये ना बोझ नहीं है। मेरी ज़िंदगी में ना इंसिडेंट्स हुए हैं पेरेंट्स को लेके, जैसे पापा नहीं है, ठीक है, उनकी डेथ होगी, वो बोझ नहीं रहेगा। मतलब इमोशनली बहुत हर्ट हुई हूँ मैं। और नानी मम्मा की हेल्थ बहुत वीक चल रही है, सिस्टर की हेल्थ वीक चल रही है, घर में काफ़ी फाइनेंस को लेके चीज़ें, फाइनेंस मैकेनिकल चीज़ है ना, दोनों नहीं जुड़ सकते ना। पॉइंट तो ये आ रहा है, जब इमोशंस ज़्यादा हो जाते हैं तो फाइनेंस नहीं सही रहता, हम काम ही नहीं कर पाते इमोशंस में डूब के। पर हमें सारे इमोशंस फाइनेंस में लगाने पड़ते हैं, मतलब है कि सारा का सारा ध्यान हमें फाइनेंस के ऊपर ही देना पड़ता है। तो एक स्टडी एक तरह से हमें मैकेनिकल वर्क की तरह लेके जाती है। इमोशन से मत जोड़िए, इन्होंने कहा मत जोड़िए, इसने एक मशीन की तरह 2 घंटे कीजिए, चाहे मूड कैसा भी हो। जैसे मशीन काम करती है, मशीन बिना किसी मूड को देख के काम करती है, वैसे काम भी करना पड़ेगा। हम करते हैं हम। इमोशनल प्रोसेसिंग मैंने बताया है कि 30 मिनट लीजिए, आप रोएं, लिखें या पुरानी बातें सोचें, पर उसके बाद क्लोज कर दें। ये मैं करती हूँ। सोशल रियलिटी, दूसरों का टाइम टेबल देखना बंद करें, क्योंकि एग्जाम्शन लिमिट अलग है, आपका स्ट्रगल अलग है। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ पर्सन्स की बात करूँगी कि आपको समझ आएगा कि आप किस पर्सनालिटी में आ रहे हैं। तो एक होती है नेचुरल स्ट्रेंथ, एक होता है फोर्स डिसिप्लिन। वो लोग जिन्हें डिसिप्लिन और रूटीन फॉलो करना नेचुरल लगता है, वो मशीन की तरह 9 से 5 घंटे, 9 से 5 बजे तक काम कर सकते हैं बिना बिना थके। जैसे कि मेरे घर में मेरे मामू करते हैं, सही बात है। वो ना मशीन की तरह ही काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसी बन गई है। वो सुबह 9 बजे से लेके रात को 10 से 10:30 बजे तक आते हैं। मशीन भी थक जाती है, पर वो इंसान, उसको पता है उसका स्ट्रगल क्या चल रहा है, क्यों करते हैं। और जो मेरी पर्सनालिटी है वो नेचुरल फ्लो है, बेस्ट काम करते हैं जब आप उस चीज़ को फील करते हैं। ये बड़ा औखा है, एक हीलर होता है ऐसा, ऑब्जर्वर भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एफिशिएंसी के टाइम पे हमें मैकेनिकल बनना पड़ता है, तो ताकि बैलेंस बना रहे, और नेचुरल के टाइम पे हमें नेचुरल बनना पड़ता है। तो ऐसे चलता है ये चीज़। हीलर भी बन सकती हूँ मैं, ठीक है। अब हम इसको कॉन्सेप्ट पे यूज़ करते हैं। ग्रेचुटी है 10 सेक्शन 10 द गिफ्ट ऑफ क्लोजर। इसकी डेफिनेशन ये है, दैट इज़ द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी received by the central government employees, members of civil services, local authority employees is fully exempted under section 10 फर्स्ट। मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट पे मिलने वाला एक ऐसा अमाउंट जो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिविल सर्विसेज के मेंबर को या फिर किसी लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, वो एग्जेम्प्ट माना जाता है। रिटायरमेंट या डेथ पर मिलने वाला लमसम अमाउंट, ये वो सम्मान है, दैट इज़ ग्रेचुटी, जो तब मिलता है जब एक पुरानी लाइफ को छोड़कर नई लाइफ में कदम रखते हैं।
जब मतलब रिटायरमेंट हो जाती है, मतलब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो नहीं है, उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलेगा। अगर कोई पर्सन रिटायर हो रहा है तब उसको मिलेगा। हीलिंग में हम इसको ऐसे कहेंगे, जो आपको तब मिलता है रिस्पेक्ट, जब आप एक पुरानी लाइफ को छोड़कर नई लाइफ में कदम रखते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम के लॉजिक के देखते हैं, भगवान कहते हैं कि अगर आप सेंट्रल लोकल अथॉरिटी हैं, मतलब जो मेरे घर में हैं, मेरे घर में मेरे पेरेंट्स नहीं हैं पर किसी और के हो सकते हैं, पूरा दुख पैसा माफ़ होगा। लेकिन अगर आप अदर्स में हैं, मतलब आप इसमें नहीं आते हैं, लोकल अथॉरिटी में, सेंट्रल अथॉरिटी में, आपको लिमिट 20 लाख में रहना पड़ेगा। मेरा पॉइंट ही गलत हो गया, दोबारा से पढ़ती हूँ। दैट कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मेंबर ऑफ सिविल लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय इज फुली। अच्छा, पॉइंट ये था लॉजिकली कि जब किसी पर्सन या जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, जो किसी सिविल सर्विसेज या लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉई है, वो फुली एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट, पूरा माफ़ कर देना। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो तो आपको 20 लाख की लिमिट तक रहना होगा, मतलब माफ़ नहीं होगा, 20 लाख तक आपको पे करना पड़ेगा, लिमिट है। यहाँ पे हीलिंग अब समझ आइए कि जो आपको सम्मान मिलता है जब आप पुरानी लाइफ को छोड़कर नई मिल जाते, मतलब एक तरह से आप चेंज हो रहे हो, ठीक है। सोचिए कि नानी मम्मा ने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्विस की, बिल्कुल सही बात है, जो उन्हें मिल रहा है वो उनकी लाइफ ग्रेचुटी है, टैक्स फ्री स्कून, बिल्कुल सही समझ में आया। अब मुझे समझ में आया है, अब आपको भी समझ में आया होगा कि जो भी आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, जो सेंट्रल और लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने जितने साल सेवा की है उस ऑफिस की, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की, उस पर्टिकुलर जगह की, उन्हें उस चीज़ का रिवॉर्ड मिल रहा है। हम आगे चलते हैं। द पॉइंट क्या है हमारा, सैलरी एंड पर्क्स द एनर्जी एक्सचेंज। इसमें ये चीज़ मेंशन ही नहीं है, बट देखते हैं कैसे। मैकेनिकल डेफिनेशन क्या आती है, बेसिक पे एंड HRA और अलाउंस। जस्ट वेट, अब हम इसको भी देखेंगे। जब हम किसी सैलरी की बात करते हैं, किसी पर्क्स की बात करते हैं, पर्क्स एक मैकेनिकल में पे होती है, HRA होता है और अलाउंस होता है। तो HRA में इसे ऐसा हाउस रेंट अलाउंस, वो एनर्जी जो आपको अपना सेफ स्पेस बनाने के लिए मिलती है, एनर्जी नहीं है, ये रेंट होता है, एक ऐसी अमाउंट होती है, मतलब जितना आप असलियत में खर्च करते हैं सिर्फ उतना ही आपको टैक्स माफ़ मिलता है, कि आप उतना पैसा नहीं देंगे जितना आप यूज़ करते हैं अपने घर के खर्चे के लिए, मतलब आपका उतना रेंट जितना आप टैक्स देते थे वो माफ़ हो जाएगा। ये टैक्स की लैंग्वेज में, टैक्स की भाषा में, टैक्स की फीलिंग में, टैक्स के लोगों के लिए है जो टैक्स भरते हैं। पर आपकी ज़िंदगी में क्या है, जितना आप असलियत में खर्च करते हैं उतनी ही एनर्जी सेफ है। खर्च का मतलब क्या होता है, जितना आप अपनी जेब से देते हैं, जितना आप दे देते हैं मेहनत करके, सिर्फ उतना ही माफ़ होता है। अगर हम इसको, काफ़ी मिक्स होया पड़ा है। जब हम बात करेंगे कि लाइक प्रेजेंस ऑफ, आज आप बीमार को दे रहे हैं, उसकी फ्यूचर में दिए गए 100 दिनों से ज़्यादा है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कैसे करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू दैट इज़, उसका फॉर्मूला होता है FV डिवाइडेड बाई 1+R ब्रैकेट क्लोज N। जो प्रेजेंस मतलब आपकी जो मौजूदगी, आज अपने बीमार अपने, सॉरी, प्रेजेंस मतलब आपकी मौजूदगी, आज आप अपने बीमार अपनों को दे रहे हैं, वो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि प्रेजेंट वैल्यू हमेशा किंग होती है, टाइम वैल्यू अभी की। बिल्कुल समझ में आ चुका है, मुझे समझ भी आ गया है, सच में समझ आ गया है। तो अगर हम इसको सेक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, कोडिंग नहीं है, सेक्शन होते हैं, इनकम टैक्स में टेक्निक्स होती हैं याद करने की, 10-10। नानी मम्मा का सेक्शन नाम दे दे, आपको नंबर कभी नहीं भूलेगा क्योंकि वो एक इमोशन से जुड़ा है। ग्रेचुटी कैलकुलेशन में दिया जा रहा है कि 15 से 26, मतलब 15 to 26 डेज, मतलब 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 15 दिन की जो सैलरी होती है, जो पर्सन अपनी सैलरी सर्विस को कंप्लीट करता है, या 6 मंथ से ज़्यादा,
जो डेज़ होते हैं उसको, नंबर ऑफ़ द डेज़ टेकन इन अ मंथ इज़ 26। आपने सिर्फ 26 लेने हैं, बीच में छुट्टी इसको काउंट नहीं करना, जितने 26 काम उसको काउंट करना है। एक मिनट, आप इसको समझ के देखते हैं कैसे करेंगे। याद रखिए, एक मैकेनिकल एक कहानी बन जाएगा। 15 to 26 डेज़ को एक आशीर्वाद की तरह देखिए, जो 6 महीने से ज़्यादा काम करने पर मिलता है। मतलब कि आपको 15 डेज़ सैलरी मिलेगी उस चीज़ की, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ, जब आपने 6 मंथ से ज़्यादा काम किया है। तो उस 15 दिन, मतलब आपने 15, मतलब जैसे 6 महीने से ज़्यादा काम कर लिया, मतलब 15 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, आपको जितने नंबर ऑफ़ डेज़ दिए जा रहे हैं उसमें से 26 डे मान के, विच इज़ लेस होगा, दोनों में से जो लेस होगा वो एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। इसको हम करके देखते हैं कैसे। समझ नहीं आया? नहीं समझ आया? जस्ट वेट। अब हम करने जा रहे हैं जो 26 डेज़ का क्या लॉजिक है, जो टीचर ने समझाया था, भूल चुकी हूँ मैं। उन्होंने भी ऐसे कुछ समझाया था कि आपने वो चीज़ नहीं लेनी है, संडे नहीं लेनी, संडे रेस्ट का दिन होता है, काम का नहीं होता। 26 दिन बचे होते हैं, उनकी मेहनत के दिन होते हैं। 15 डेज़ गिफ्ट होते हैं, मतलब 15 डेज़ की जो सैलरी आपको मिलेगी मिलेगी। भगवान या कंपनी कहते हैं कि हर साल की मेहनत के बदले आपको आधे महीने का सुकून एज ए गिफ्ट देंगे, मतलब 15 दिन की सैलरी दे देंगे, ऐसे ही दे देंगे। एक ऐसा पुराना ऑफिस विजुलाइज करें, एम्प्लॉय बाहर से निकल रहा है, 15 साल आपने जितने साल काम किया, हर साल के बदले 15 दिन की एक्स्ट्रा खुशी, 15 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। 15 डे को हमने 26 के साथ डिवाइड करना है। उसके बाद की जो वर्किंग डेज़ हैं 26 हैं होते हैं, रिवार्ड 15 डे का मिलता है। 26 को हमने क्या करना है, नंबर ऑफ द डेज टेकन इन अ मंथ इज़ 26, ठीक है। एक्चुअल ईयर ऑफ सर्विस कैलकुलेट करते हैं तो सोचिए कितने सालों तक उस इंसान ने स्ट्रेस झेला। 6 महीने से ऊपर एक दिन भी काम किया तो उसे पूरा 1 साल का रिस्पेक्ट मिलेगा। राउंडिंग ऑफ करके कैसे पता चलेगा? मान लीजिए किसी ने 10 साल, मुझे एक चीज़ समझनी है कि अगर किसी ने 10 साल 7 महीने काम किया तो विजुलाइज़ कीजिए कि 7th मंथ उसके लिए एक बोनस ईयर बन जाएगा। अब उसे 11 साल की ग्रेचुइटी मिलेगी। इस पॉइंट को और थोड़ा समझते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है, पॉइंट क्या है कि किसी ने अगर 10 साल 7 महीने, ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं, मेरी फैमिली की केस में बात करूँ अगर, तो उन्होंने तो बहुत सारे काम किए हैं पर वो इनकम टैक्स क्लॉज में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। मतलब किसी ने 7 महीने, आधे साल से ज़्यादा, मतलब 6 महीने हो गए, 6 महीने से ज़्यादा हो गया साल, है ना। तो दिमाग में ये जो इमेज बताएं कि इंसान ने उस एक्स्ट्रा मेहनत से अपना अगला साल अर्न कर लिया, उससे कि उसको पैसे मिलेंगे, तो हम उसको 11 साल मानेंगे, क्योंकि 11 साल मानेंगे। कैसे? क्योंकि जो अगले महीने की जो सैलरी है, 1 महीना एक्स्ट्रा जो है वो भी हम देखते हैं, आगे लिखा हुआ है। जस्ट वेट। क्या है कि ये जो हाफ मंथ सैलरी वाला पॉइंट अभी आया है, द शेयर बर्डन कैलकुलेशन में हम सिर्फ आधे साल की सैलरी लेते हैं, आधे साल की सैलरी लेते हैं 6 महीने की। बस कंडक्टर कहता है, हम मान लेते हैं कि, एक मिनट, पॉइंट क्या है कि ऐसी बस में सफ़र कर रही हैं जहाँ के रूल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि नॉट कवर अंडर सेक्शन 1972 इस ओल्ड स्कूल है। तो मतलब क्या है कि बस कंडक्टर कहता है कि रास्ते की जिम्मेदारी मेरी है, आधी आधे की तुम्हारी। लाइफ में जब हमें सपोर्ट कम मिलता है तो हमें अपनी हाफ स्ट्रेंथ खुद लगानी पड़ती है, बिल्कुल जैसे आप अभी कर रही हैं, घर के टेंशन में भी आप अपनी हाफ एनर्जी करियर को दे रही हैं। यहाँ हम सिर्फ लास्ट ड्रॉन सैलरी नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है हाफ मंथ सैलरी दैट इज़ बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ द लास्ट 10 मंथ, नंबर ऑफ डेज टेकन इन मंथ इज़ 10, विच एवर इज़ लेस, दोनों में से जो लेस होगा वो अंडर सेक्शन 10 में थर्ड में कवर है। तो पॉइंट यहाँ पे आएगा कि कंडक्टर अपनी सिर्फ आज की हालात सैड मूड नहीं देखेगा, वो देखेगा कि पिछले 10 महीनों में अपना कितनी मेहनत की है। आपके करियर सिर्फ आज के एंग्जाइटी वाले दिन से डिसाइड नहीं होगा, आपने पिछले 10 महीनों में जो नानी माँ की सेवा और पढ़ाई की है वो सब मिलकर एवरेज बनाएंगे। तो हम देखते हैं कैसे। मैकेनिकल में कवर 26 दिन लेते हैं संडे निकाल कर, तो पर यहाँ हम पूरे 30 दिन लेंगे। ये दूसरा पॉइंट है
क्योंकि ये ग्रेचुटी के पॉइंट में कवर नहीं होता है। यहाँ नो रेस्ट आपको हर दिन काउंट करना पड़ेगा। जब हम इमोशनल स्ट्रगल में होते हैं जैसे पापा के जाने के बाद, तो हमारे लिए संडे और मंडे सब एक बराबर होता है, हमें हर रोज़ लड़ना पड़ता है। समझ में आ रहा होगा, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। सो जो 10 लाख की लिमिट है वो सेफ्टी है, मतलब मैक्सिमम एग्जाम्पशन जो लिमिट है वो 10 लाख है। ओल्ड नोट्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड टू 20 लाख इन सम बुक्स। अच्छा, ये ओल्ड एज़ पर द बट आपके नोट्स के हिसाब से 10 लाख, ठीक है। 10 लाख हमारी ओरिजिनल लिमिट है। आशीर्वाद है जो भगवान ने लिमिट में रखा है, ठीक है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो वो तुम्हें 10 लाख तक पहुंचा ही देगा, बचा ही लेगा। हम इसको कैसे करना है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जस्ट वेट, ये चीज़ तो मुझे समझ में आ गया है कि आपने 10 लाख की लिमिट लेनी है। तो सैलरी जो बेस रहेगी वो आधे महीने की, आधी मेहनत आधी की होगी। एवरेज 10 महीने मानेंगे, क्योंकि पूरा कैरेक्टर सिर्फ एक बुरा दिन नहीं है। 30 दिन सिर्फ डिवाइड करना है। वो स्ट्रगल जो 24 आवर चलता रहता है। रिस्ट्रिक्टली कंप्लीटेड ईयर्स करेंगे। नहीं आया समझ, जस्ट वेट। दोबारा से देखते हैं कि ग्रेचुटी 2 तरह की छतरियाँ हैं, ठीक है। 2 वर्ल्ड ऑफ ग्रेचुटी, मतलब एक मजबूत है, एक थोड़ी छोटी, एक बड़ी एक छोटी है। जो कि पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर आती है, वो है हमारी जिसमें बोला जा रहा है 15 डेज सैलरीज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हर एक साल की 15 दिन की सैलरी मिलेगी। तब मिलेगी जब पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ से ज़्यादा आपने काम किया होगा। 15 दिन की आपको मिल जाएगी, पर आपके डेज कितने काउंट होंगे, 26 काउंट होंगे। मतलब 15 डिवाइडेड बाई 26 लास्ट ड्रॉन सैलरी कब मिली थी वो, मल्टीप्लाई ईयर ऑफ सर्विस। तो सैलरी कैसे आएगी, आपका बेसिक्स प्लस आपका डियरलेस अलाउंस। मतलब लॉजिक क्या लगेगा, महीने में संडेज को इग्नोर किया जाता है, वर्किंग डेज सिर्फ 26 हैं। अगर 6 महीने से एक दिन भी ज़्यादा काम किया है, जैसे कि हमने लिखा ना पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, तो दैट इज़ तो 1 साल माना जाएगा। अच्छा, एक दिन भी ज़्यादा करेंगे तो 1 साल माना जाएगा। थैंक यू, ठीक है। लिमिट है 20 लाख, सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिट के हिसाब से अपडेट हुआ है। अभी अभी आपको समझ आएगा जो 20 लाख हो चुका है अभी। तो ग्रेस कहते हैं, ग्रेस समझ रहे हो, पेपर में मिलती है ना। यहाँ सिस्टम आपका ख्याल रखते हैं, जैसे हमारे बोले पेरेंट्स हमें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या एक्ट एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, 7 महीने को भी पूरा सम्मान 1 साल से मिलता है, 1 साल का मिलता है, तो वो 1 साल माना जाएगा अगर आप 1 महीने भी काम कर लेते हो। तो याद रखना, जब हम पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 कवर करते हैं, उसके अंदर ये बताया गया है कि आपने 15, मतलब कि आप अगर 15 दिन भी काम कर लेते हो, मतलब 15 दिन 6 महीने से ज़्यादा ही है ना, तो फिर आपके 26 डेज मतलब सिर्फ काउंट होंगे, और उसको आप डिवाइड करेंगे आपने लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई ईयर ऑफ सर्विस के साथ। मतलब आपको उस जो 15 दिन जो आपने ज़्यादा काम किया 1 साल माना जाएगा, उसकी सैलरी आपको दी जाएगी। इसका मीनिंग क्या आएगा, बेसिक प्लस डीए, ठीक है, पूरा मिलेगा आपको। डीए बिल्कुल पूरा दिया जाएगा, डीएनएस अलाउंसेस दिया जाएगा। जो डियरनेस अलाउंस होता है वो आपको प्यार से दिया जाता है, समझ आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कि जो कि नॉट कवर्ड वाला है, उसमें बोला गया कि 1.5 एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। जब आपने 10 साल काम किया उसकी एवरेज निकालेंगे, मतलब बेसिक प्लस डीए इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड, अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स हैं। फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, मतलब यही पुराना 30 दिन, यहाँ पर पूरा 30 दिन लगाए जाएंगे एवरेज निकालने के लिए, पूरा 30 दिन लिख दिया। स्ट्रिक्टली इग्नोर द मंथ। जब आपने 10 ईयर काम किया, 10 साल 11 महीने, 10 साल 11 महीने का मतलब होता है भी सिर्फ 10 साल ही माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 30 दिन ही काउंट किए जा रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा भी करोगे तभी वो आपको 10 महीने ही मानेंगे, तो आप एक्स्ट्रा काम मत करना। तो आपकी लिमिट 10 लाख की है। तो इसे तपस्या कहते हैं। बिल्कुल सही बोला, जो कि मेरे पेरेंट्स भी कर रहे हैं। आपको तभी क्रेडिट मिलता है जब आप काम पूरा कर लेते हैं। इसे तपस्या कहते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी हमें तब तक क्रेडिट नहीं मिलता जब तक हम फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं करते। ये वही स्ट्रगल है जो अभी फील कर रही हैं। मतलब इसमें आपको काम पूरा करना पड़ेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है देखा जाएगा, ठीक है। ये कुछ टेबल है, आप ध्यान से देख लीजिए स्टॉप करके। एंड आई होप आपको समझ आ गया। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।